Hello and welcome to Achievers High. Dear learners of IGNOU MS Psychology MPC 002 के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज है थर्ड वीडियो यानी थर्ड पार्ट, जिसमें हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड आपके सामने है। सो फार हमने प्रीनेटल और इन्फेंसी वाले टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब अर्ली चाइल्डहुड से आगे हम बढ़ेंगे, तो काफ़ी कुछ है अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ने के लिए। उसको पढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों को लेकर आना चाहती हूँ स्क्रीन की तरफ, यहाँ पे इंडेक्स की तरफ, क्योंकि इंडेक्स में मुझे आपको ये दिखाना है। ये इतना पार्ट हमने कवर कर लिया है। 10 टॉपिक्स हमारे हो गए हैं 2 वीडियोस में। ये हमने फर्स्ट में किए थे और ये टोटल 6 टॉपिक्स हमने सेकंड वीडियो में किए थे। अब हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे इसी वीडियो में। ज़्यादा नहीं है, अगर पेज नंबर वाइज आप देखेंगे यहाँ से तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इतना ज़्यादा नहीं है जो एक वीडियो में हो ना सके। और हम लोग ये सारे टॉपिक्स को आज के वीडियो में कवर करने वाले 11 से 16 तक। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 18, जहाँ से हम अभी बात कर रहे थे, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड का टॉपिक है। ओके, तो इतना हमने पढ़ा है, क्विकली हमने रिवाइज कर लिया। अर्ली चाइल्डहुड का जो फेज़ है वो 2 से 6 ईयर्स की एज में काउंट होता है। अब आपके माइंड में 2 से 6 ईयर्स के बच्चे ही चलेंगे, क्योंकि जब भी हम जो बात करेंगे ये उन्हीं के बारे में होगी, 2 से 6 ईयर्स। अब आप सोच के देखिए कि 2 से 6 ईयर्स के बीच में जो टाइम फेज़ होता है बच्चे की लाइफ में, क्या बड़ा चेंज उसकी लाइफ में आता है। मुझे नहीं लगता किसी को भी यहाँ पे बताने में कोई डिफ़िकल्टी होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी कि इस टाइम पर बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में उसका एडमिशन होता है और वो उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है फॉर्मल वे में। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और हर आस्पेक्ट पे डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। डेवलपमेंट की डायरेक्शन इम्प्रूव होने लगती है। अभी तक जो डेवलपमेंट हो रहा था उससे अलग भी डेवलपमेंट होता है। एरियाज़ तो वही रहेंगे, लेकिन स्पीड ज़रूर बढ़ जाती है। जैसे इमोशनल की हम बात करें तो छोटे बच्चे में उतना इमोशनल लेवल पर डेवलपमेंट उतना ब्रॉड लेवल पर नहीं दिखा था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने अटैचमेंट की बात की थी, पर यहाँ हम देखेंगे कि सभी एरियाज़ में जो चीज़ें हैं वो डिफ़र होनी शुरू हो जाएंगी। तो अर्ली चाइल्डहुड का जो स्पैन है 2 से 6 ईयर्स का एज होगा, हमने बात करी। और ये प्री स्कूल ईयर्स में भी काउंट होता है, क्योंकि यहाँ अब बच्चा 2.5 साल का होता है, पेरेंट्स उसको स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, छोटे बच्चों का जो प्री स्कूल होता है। चिल्ड्रन बिगिन टू असर्ट इंडिपेंडेंस, रिफाइन मोटर एंड लैंग्वेज स्किल एंड फॉर्म अर्ली पीयर रिलेशनशिप। इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिलती है कि जो बच्चे होते हैं ना वो इंडिपेंडेंस को अचीव करना शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस इन व्हाट सेंस? टू सम एक्सटेंट। अब हर चीज़ में बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, वो तो बच्चा ही होता है। कुछ मोटर स्किल्स में हमें उसके रिफाइन होते हुए हम उसे देखते हैं। जैसे पहले किसी चीज़ को, पेंसिल को पकड़ने में उसको प्रॉब्लम होती थी, पेंसिल का एग्जाम्पल है, तो स्कूल में धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कि वो बहुत अच्छे से लिखने भी लग जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया मोटर स्किल का। उसके लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चे की वोकैब भी बढ़ती है। अब वो बाहर की दुनिया में जाता है, टीचर्स के बीच जाता है, पढ़ने लगता है फॉर्मली, उसकी वजह से भी उसकी जो वोकैब है वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगती है। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल्स भी आते हैं, पीयर के साथ में रिलेशनशिप भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इट इज़ अ सेंसिटिव पीरियड फॉर पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, लर्निंग एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। जो भी चीज़ें धीरे धीरे बच्चा यहाँ पर एक्वायर कर रहा होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइफ में आगे चल के ये सब चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में दिखेंगी। एग्जैक्टली चाइल्डहुड में नहीं दिखेंगी, पर बहुत कुछ चीज़ें आगे फ़र्क पड़ता है चाइल्डहुड का। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने हर एक लाइफ स्पैन पीरियड में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर दिया है, तो ये हाइलाइट्स की फॉर्म में बन जाता है। एक तरीके से आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाता है उस पर्टिकुलर जो आपका, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 सेकेंड, तो जो आपका फेज़ है ना उसका आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। यस, मैं आपको क्या बता रही थी कि आपको उसका एक ओवरव्यू मिलने लग जाता है। रैपिड डेवलपमेंट इन लैंग्वेज, मोटर स्किल एंड इमोशंस, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उसकी लैंग्वेज में रैपिड फास्ट डेवलपमेंट होता है, मोटर स्किल्स में, इमोशन में, ये वो एरियाज़ होते हैं। इंडिपेंडेंस भी इंक्रीज़ होती है और सेल्फ हेल्प स्किल भी डेवलप होते हैं। जैसे उसे पता होता है कि अगर मैंने यहाँ पे डिनर टेबल पे डिनर किया है तो मैं अपनी प्लेट को यहाँ से हटा सकता हूँ, मैं भी खुद कर सकता हूँ, औरों को देखते हुए भी ये चीज़ें करने लगता है। फॉर्मेशन ऑफ पीयर रिलेशनशिप एंड अर्ली सोशल रूल्स, ये भी होता है कि बच्चे के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सोशल रिलेशनशिप इन फॉर्म ऑफ आपस के जो बच्चे छोटे होते हैं उन्हीं के साथ में डेवलप शुरू हो जाता है होना। क्यूरोसिटी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, इमेजिनेशन, खूब कल्पनाएं करता है बच्चा, और उसकी जो लर्निंग है वो प्ले बेस्ड होती है, खेल खेल में बच्चा सीखता है शुरुआत में। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू केयर गिवर्स बट ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, जो उसके केयर गिवर्स हैं उनसे अटैचमेंट अभी भी बना रहता है, लेकिन बाहर की दुनिया के जो लोग हैं, जो नए लोग उसको मिलते हैं, उनके टुवर्ड्स भी उसका अटैचमेंट डेवलप होना शुरू होता है।
जेंडर आइडेंटिटी का डेवलपमेंट होता है, मतलब इस उम्र में बच्चा 2 से 6 साल के बीच में ये बताने की कोशिश कर पाता है कि वो एक बॉय है या गर्ल है, अपने जेंडर को आइडेंटिफाई कर पाता है, बस इतना ही कर पाता है बेस्ड ऑन द ऑर्गन्स एंड रोल एक्सप्लोरेशन, और अपना रोल भी डिफाइन कर पाता है। जब उसे पता होता है कि मैं एक बॉय हूँ, अपने ड्रेस सेंस की वजह से भी वो आइडेंटिफाई कर पाता है, उसको समझ में आता है कि इस तरीके के ड्रेसेस गर्ल्स पहनती हैं तो वो मैं नहीं पहनता हूँ, या जो गर्ल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हम मेरे भाई को जो जो स्टेटमेंट्स बोलने हैं उसमें एक अलग तरीके से बोल रहा है, कि जैसे वो ये कह रहा है कि मैं खाता हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाऊँगा, लेकिन वही चीज़ें जब मैं बोल रही हूँ तो उसमें दूसरा जेंडर का एक्सप्लोरेशन है, तो वो ये चीज़ें समझ पाते हैं, जिससे उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी एमर्जेंस होने लगता है और बेसिक मॉरल अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे होने लगती है। अब इन्हीं के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट हैं जो अर्ली चाइल्डहुड के 10 मार्कर में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। इस पेपर में ना एक चीज़ खास बात यही है कि सब कुछ यही है कि आपको बताना है कि कोई भी फेज़ है, चाहे वो चाइल्डहुड हो, इन्फेंसी हो, उसमें सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर ही हमें ध्यान देना होता है। यही सब क्वेश्चन के फॉर्म में बनते हैं। तो जैसे आपने अभी यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, तो इसी से आपको काफ़ी सारी बातें पता चल गई होंगी, लेकिन अभी इन्हीं को डिटेल में पढ़ने के लिए हमें अपने टॉपिक पर आना है। शुरुआत करेंगे सोशल डेवलपमेंट में। अब आपके आसपास अराउंड अगर कोई छोटा बच्चा है तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आने लगेंगी, आप रिलेट भी कर पाएंगे। यानी 2 से 6 के पीरियड में किस तरह से सोशल डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट को समझना तो बहुत आसान है, क्योंकि बच्चे की दुनिया एक्सपैंड होती है, वो अब पेरेंट्स तक, केयर गिवर्स तक, सिबलिंग्स तक सीमित नहीं रहता, उसकी दुनिया धीरे धीरे बड़ी होती है, वो अपनी सोसाइटी में लोगों से मिलता है, पीयर्स उसके बनते हैं, फ्रेंड्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे की एक दुनिया टीचर भी होती है। छोटे बच्चों को आप देखिए, जो टीचर ने कह दिया वो सही है, जो टीचर ने बता दिया वो सही है, तो उस तरीके से भी बच्चे बिहेव करते हैं। अब कौन कौन से उसमें लोग आएंगे सोशल डेवलपमेंट में, इनको हमें पढ़ना है कि सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड प्लेज अ फाउंडेशनल रोल इन शेपिंग हाउ चिल्ड्रन इंटरैक्ट विद अदर्स एंड फॉर्म मीनिंगफुल रिलेशनशिप। ये है सोशल डेवलपमेंट, कि जो बच्चा है वो आसपास के लोगों से इंटरैक्ट तो कर रहा है, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप कैसे फॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक लेके तब आगे बढ़ूँगी मैं। जैसे क्लास में टीचर एक बच्चे की कंप्लेंट करती हैं, अब उसके पीछे नहीं जाएंगे कि वो डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आ रहा है क्या आ रहा है, अभी एक जनरल बात हो रही है। बात क्या हो रही है कि टीचर कंप्लेंट करती हैं कि जो ये बच्चा है इसका कोई दोस्त नहीं बनता, ये सबसे लड़ाई करता है, ये टीचर से भी मिसबिहेव करता है, पेरेंट्स कुछ कहते तो उनकी भी नहीं सुनता है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है ना, ये हमें पता चल रहा है कि वो कितना मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप कर पा रहा है। इसका मतलब बच्चा सोशल डेवलपमेंट में लैग कर रहा है। वो जो भी कमी है, मैंने कहा ना, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं अभी कि कमी क्या है, कैसे ठीक होगी, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इस उम्र में क्या होना चाहिए, नॉर्मली हर बच्चे के बारे में हम ये कहते हैं कि वो टीचर को बहुत पसंद करने लगता है, बाहर जाके बच्चों के साथ में खेलना कूदना, चीज़ें शेयर करना। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है जो नॉर्मली होना चाहिए, विच इज़ नॉट नॉर्मल, तो इसका मतलब बच्चे का सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पर इन जनरल कौन कौन से वो लोग हैं या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में। सबसे पहले पीयर का इंटरेक्शन, बच्चे को कितना खेलने को मिल रहा है, अपने कोऑपरेटिव, अपने जो भी उसके आसपास के लोग हैं उनके साथ वो कितना कोऑपरेट कर पा रहा है, कैसे सोशल रूल्स सीख रहा है गेम्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिससे उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स ग्रेजुअली डेवलप होंगे। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि जो बच्चा है वो एकदम से बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाएगा, बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। यहाँ पर रोल ऑफ प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो खेल खेल में बच्चा सीख रहा होता है उसी से उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। उसको उससे लगेगा वो खेल रहा है, खेलते खेलते उसको ये एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ गुड और दैट इज़ बैड, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग। ये कैसे बच्चा सीख रहा होता है, विद द हेल्प ऑफ द प्ले। आप अगर बच्चे को ऐसे कुछ भी बोलेंगे, बताएंगे, तो वो थ्योरेटिकल बेसिस पे कुछ नहीं समझने वाला। आप उसको ऐसा कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, बट एक एक्टिविटी के थ्रू जब करेंगे तो बच्चे की लर्निंग भी स्ट्रांग होगी। इसके थ्रू बच्चे के अंदर सोशल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, इमेजिनेशन आती है, कोऑपरेट करना सीखता है। फैमिली एज अ सोशलाइजिंग एजेंट, फैमिली तो है ही प्राइमरी सोर्स है सोशल लर्निंग का। पेरेंट्स और सिबलिंग्स जैसा बिहेव करते हैं बच्चा कॉपी करता है, इमिटेट करता है, इसी को ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहा जाता है। बच्चा देख रहा है कि कैसे अगर पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो उसके लिए एक नॉर्मल बात है। हमें लग रहा है हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे को लग रहा है यही तो एक बिहेवियर है जो फॉलो करना है, तो वो वैसा ही बिहेव करने लग जाएगा और उसी से वो वैल्यू, ट्रेडिशंस और वो सारी चीज़ें सीखेगा। यहाँ से मॉरल बिगिनिंग्स भी होती हैं। बच्चे
किसी भी चीज़ की सही गलत होने का, किसी बिहेवियर को करना है नहीं करना है, ये सब भी सीखते हैं। और रीइंफोर्समेंट भी जो है वो काफ़ी हेल्प करता है बच्चे के बिहेवियर को मॉरली करेक्ट करने में। इसके अलावा इमोशनल रेगुलेशन भी होता है, सोशल लेवल पर भी इमोशनल रेगुलेशन होता है। यानी बच्चे जो है वो इमोशन को मैनेज करना सीखते हैं कि आप जेलसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये मॉरल में इमोशनल में चीज़ें मिक्स से होंगी, लेकिन हमने उनको सेग्रीगेट करने की कोशिश की है। आपको लगेगा बात तो वही हो रही है कि ये सब चीज़ें वही तो हैं, है ना, मॉरल वैल्यूज़ तो कनेक्शन तो है। आप मॉरल्स बिना इमोशंस के कैसे सिखा सकते हैं? मॉरल्स में इमोशंस जाएंगे ही जाएंगे, है ना। लॉजिकल भी हो सकता है बट इमोशनल पार्ट भी होगा। तो ये सारी चीज़ें सोशो इमोशनल लर्निंग भी बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल, रेजिलियंस को बिल्ड करती है। अच्छा, एक और बात है कि हम सोसाइटी के एक एक्टिव मेंबर हैं। बच्चा हमारा आगे चल के एक्टिव मेंबर बनेगा, उसके लिए उसको अपने जेंडर रोल की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे अपने जेंडर के रोल को समझने लगते हैं और उसके हिसाब से वो बिहेवियर भी करने की कोशिश करते हैं, और उनको इस तरीके से चीज़ें सिखाई भी जाती हैं फैमिली के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, कि वो बिहेव करें। तो इस तरीके से जो सोशल डेवलपमेंट है, अगर हम देखें तो काफ़ी फैक्टर्स हमने देखे कि कैसे कैसे अपना रोल प्ले करते हैं और कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है। यही सारे पॉइंटर्स हैं जो हमें अर्ली चाइल्डहुड में मेंशन करने हैं। हाँ, आपकी तरफ से भी कुछ पॉइंटर्स हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कि ये पॉइंट्स भी ऐड हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कुछ भी जो आपको लगता है कि बच्चे के अंदर होना चाहिए, आप बिल्कुल फ्री हैं उसको अपने आंसर्स में ऐड करने के लिए। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि एग्जामिनेशन में आप एग्जैक्ट यही पॉइंटर्स लिख कर आएँ। आपका कंटेंट आपकी तरफ से हो सकता है, लेकिन ग्राउंड्स को सेम रखिए, ग्राउंड्स को बदल मत दीजिए पूरी तरीके से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पे हम काफ़ी चेंजेस होते हुए देखते हैं। अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो 2 साल का बच्चा तो गोदी में होता है और 6 साल का बच्चा भागता है, दौड़ता है, पर इस पूरे फेस को हम इसके अंदर रख रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये पीरियड है ना अर्ली चाइल्डहुड का, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से होता है। स्टीडी ग्रोथ होती है बॉडी साइज़ में, मोटर स्किल्स में, ये सब फिजिकल में आएंगे। मोटर स्किल्स भी फिजिकल में आते हैं। फिजिकल इंडिपेंडेंस भी बढ़ जाती है। हमने कहा ना, 2 साल का बच्चा गोदी में आता है और 6 साल का बच्चा दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है। तो इस कोने से उस कोने तक जाने में, मतलब एक स्पैन में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। ये जो स्टेज है विच इज़ क्रूशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड ओवरऑल हेल्थ। कहाँ कहाँ फ़र्क हमें ज़्यादा देखने को मिलता है? हाइट और वेट में। हाइट वेट में तो है ही, मैंने आपको एक बात अभी बोली, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो 2 से 3 इंच बढ़ जाते हैं हाइट में और 2 से 3 केजी एनुअली इंक्रीज़ करते हैं। तो यानी जब हम 2 साल के बच्चे की बात करें, 6 साल की बात करें, तो उस डिफरेंस एनुअली के हिसाब से काफ़ी वेट में भी फ़र्क आ जाता है। बॉडी प्रपोर्शंस बिकम मोर अडल्ट लाइक एंड बेबी फैट डिक्रीजेज। एंड ऑफ चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के एंड तक आते आते टॉडलर्स नहीं रह जाते, उनको फिर एक न्यू स्टेज के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए वो प्रिपेयर हो जाते हैं। ब्रेन की डेवलपमेंट की बात करें तो ये वो फेज़ है जहाँ पर ऑलरेडी 90% इसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है, लेकिन फिर भी जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंट होने लगते हैं। हर एक जो ब्रेन का डेवलपमेंट सो फार 2 साल में हुआ था उसमें और फिनिशिंग होने लगती है। आप ऐसे समझ लीजिए, वो और ज़्यादा रिफाइन होने लगते हैं। तो हर जगह पर, चाहे वो मेमोरी की बात हो, अटेंशन का स्पेन हो, अगर 2 साल के बच्चे को आप कुछ लर्न कराने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो करा नहीं पाएंगे, उतने बच्चे को लर्न नहीं होता है। यहाँ पर आते आते उसकी लर्निंग की कैपेसिटी डेवलप होने लगती है। वो आप देखिए ना, छोटे बच्चे रट्टाफिकेशन में कितने परफेक्ट होते हैं, और उस रटने की वजह से ही उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहुँच भी पाती हैं। तो खैर, ब्रेन का डेवलपमेंट यहाँ पे ऐसे होता है। फिर ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल की बात करें तो ग्रॉस मोटर स्किल्स तो बहुत सारी आ जाती है, बहुत ही सारी आ जाती है। मतलब हर वो एक्शन जो फिजिकली बच्चा परफॉर्म कर सकता है सब ग्रॉस में आते हैं। लास्ट वीडियो में ग्रॉस और फाइन मैंने आपको समझाया था कि किसी चीज़ को नॉर्मली हाथ से उठाना, पेंसिल को हाथ से उठाना, ये ग्रॉस मोटर स्किल है, लेकिन उस पेंसिल से अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लेना फाइन मोटर स्किल है। तो ग्रॉस मोटर स्किल में बच्चे जंप करना, क्लाइंब करना, राइडिंग बाइसाइकिल, ये सब काम कर लेते हैं। फाइन मोटर स्किल में धीरे धीरे होता है, यानी कि आपको 2 साल का बच्चा भी बहुत सारे ऐसे एक्शन परफॉर्म करते दिखेगा जो ग्रॉस में आते हैं, और 6 ईयर्स में भी करेगा। हालांकि इंप्रूवमेंट उसमें भी होता है 2 साल के बच्चे में, और 6 ईयर्स के बच्चे के चलने में भी फ़र्क आपको दिखेगा। तो वो होता तो है, कोऑर्डिनेशन वगैरह में फ़र्क आता है, लेकिन फ़ाइन में ज़्यादा फ़र्क आता है। फ़ाइन में जो 2 साल का बच्चा काम नहीं कर सकता ना, वो 6 ईयर्स का बहुत अच्छे से कर लेगा। सिजर से पेपर को कट करना, किसी ऐसी चीज़ों को ब्लॉक्स बनाना, खुद की ड्रेसिंग में 6 ईयर्स का बच्चा अपनी ड्रेसिंग में बहुत आपको बेटर दिखेगा एज़ कम्पेयर टू 2 ईयर्स का, तो खुद ही रेडी करना पड़ता है। तो फाइन मोटर स्किल में हम देखेंगे कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगता है।
स्लीप और न्यूट्रिशन की बात करें तो हाँ, ये भी एक बात है कि जो 2 साल का बच्चा होगा बिगिनिंग में, इस फेज़ की बिगिनिंग में बच्चा खूब सोता है, उसको आप सुला सकते हैं, वो काफ़ी देर सोएगा, उसकी नींद पूरी होगी, किसी भी टाइम सो जाएगा। लेकिन स्लीप का एक पैटर्न डेवलप हो जाता है बाय द 6 ईयर्स। तो ये भी हम यानी बिहेवियर में रेगुलेशन देखते हैं और स्लीप डिस्टर्बेंस ये सब प्रॉब्लम भी नहीं होती। अच्छा, बच्चे जो होते हैं वो 10 से 12 घंटे की नींद लेते ही हैं, तो ये भी इस फेज़ में हम देखते हैं। फिज़िकल हेल्थ में और क्या हम देख सकते हैं, उसका हेल्थ और इम्यूनाइजेशन देख सकते हैं। माइनर इलनेसेस हो सकती हैं, पूरे ही फेज़ में हम देखेंगे कि माइनर इलनेसेस बच्चे को हो सकती हैं। हाँ, धीरे धीरे जैसे भी उसका स्टैमिना डेवलप हो रहा है, जैसी उसकी ओवरऑल हेल्थ हो रही है, उसके न्यूट्रिशन से, फूड से, जैसा भी वो इंटेक कर रहा है, जैसा भी उसको दिया जा रहा है, उसके हिसाब से उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है और उसके ही हिसाब से उसको बीमारियाँ कैच करती है, जल्दी कोल्ड कैच कर लेना, फीवर जो बेसिक हैं, जो हो जाती है नॉर्मली, तो वो कितना फास्ट प्रॉब्लम्स को वो कैच कर लेता है या प्रॉब्लम उसको होती है, ये डिपेंड करेगा उसकी ओवरऑल हेल्थ पे। तो फिज़िकल डेवलपमेंट जो होता है इस स्टेज में, वो उसको स्कूल के लिए रेडी करता है, उसकी बॉडी में मूवमेंट के लिए कॉन्फिडेंस लाता है ना। आप देखेंगे 5-6 ईयर्स का जो बच्चा है, अगर उसको कोई साइकिल चला रहा है तो वो कितना कॉन्फिडेंटली कह पाता है, हाँ मैं कर लूँगा। अभी तो बच्चे मैं देखती हूँ छोटे छोटे स्केटिंग भी कर लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो पहले बच्चे नहीं कर पाते थे। तो कुल मिलाकर हम ये देख पा रहे हैं कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, एक्टिव लाइफस्टाइल होगा तो बच्चा फिजिकली भी अच्छे से ग्रो करेगा। आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अभी जो आपने 2 पढ़े, इसमें फिजिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सोशल भी था, फिजिकल काफ़ी था, लेकिन ये जो कॉग्निटिव है दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं मार्क कर देना चाहती हूँ एक बार। अब आप यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आएगी ना तो जीन पियाजे का जिक्र होगा। और जीन पियाजे कौन थे? ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव की फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ वर्क किया है और वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो पर्टिकुलरली अर्ली चाइल्डहुड में एक स्टेज होती है वो क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज हम जिसे कहते हैं, और कैसे वो वर्क करती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है अर्ली चाइल्डहुड में वो काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स लेकर आता है, ख़ास तौर से थिंकिंग, लैंग्वेज, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगेन वही बात करेंगे कि जो 2 साल से छोटा बच्चा है, 2 साल के आसपास का बच्चा है, उसकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं होती। अभी मैंने आपसे कहा कि वो लर्निंग बहुत अच्छी कर पाता है, रटाफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, उसके सोचने की भी जो कैपेसिटीज़ होती हैं, क्षमताएं जो होती हैं, वो डेवलप होती हैं ओवर टाइम। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में भी फ़र्क हम देखते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। और सिंपल रिफ्लेक्सिव एक्शन से बच्चे कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस की तरफ धीरे धीरे जाते हैं। और क्यूरोसिटी बहुत होती है ना, तो उस जिज्ञासा के चलते भी वो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उनका सोल्यूशन सोचेंगे। तो ये सब बिहेवियर बच्चे में देखने को मिलता है। अब वो जो जीन प्याजे हैं उन्होंने कहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है इसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर रखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। इस पीरियड में जो बच्चे होते हैं वो सिंबल्स का यूज़ करने लगते हैं, वर्ड्स का यूज़ करने लगते हैं, सिंबल्स वर्ड्स को एज अ सिम्बलाइज करने लगते हैं, इमेजेस, जेस्चर्स, अब किसी भी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी अपनी इमेजिनेशन को पोर्ट्रे करने के लिए वो वर्ड्स, इमेजेस और जेस्चर्स का यूज़ करने लगते हैं। However, their thinking remains egocentric, meaning they have difficulty understanding perspective other than their own. उन्हें लगता है सारी चीज़ें उनके आसपास ही हो रही है। ईगोसेंट्रिक को आप समझ सकते हैं, ईगोसेंट्रिज्म अगर कभी 3 मार्कर में भी आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, इसका जिक्र अभी कई बार होगा। तो ईगोसेंट्रिज्म को बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। जब हम ईगो की बात करते हैं ना, तो यानी हम उस पर्सन से, किसी भी पर्सन के लिए कहते हैं इसके अंदर बहुत ईगो है, तो मतलब वो प्री ऑक्यूपाइड है, अपने को लेके ज़्यादा कॉन्शियस है। तो उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, उसका ईगो सेंटर पे है, यानी उसको लग रहा है कि दुनिया की सब चीज़ें मेरे अराउंड हैं, जो कुछ भी है मेरे बारे में है। वो दुनिया को एक्सपेंड होते हुए तो फील करता है, लेकिन उसका ग्रेविटेशन किधर आ रहा है? अपनी तरफ। तो उसको ये लगता है कि सब चीज़ें मुझसे जुड़ी है। इसको हम ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। ये इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे अगली स्टेजेस आएंगी आप देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो हर स्टेज में जीन प्याजे आपको बताएंगे कि जो ईगो सेंट्रिज्म है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। बड़े होने के बाद पता चलता है कि हाँ, ये दुनिया में और भी कुछ है, सब कुछ मेरे अराउंड नहीं है, पर यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म की वैल्यू बहुत हाई होती है। ठीक है, हर चीज़ को वो अपने ही एंगल से समझते हैं। दे ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट एनिमिज्म, यानी कि वो ये सोचते हैं कि चीज़ों में फीलिंग होती है, उन्हें कई बार लिविंग नॉन लिविंग में समझ में नहीं आता। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा कि टेडी के साथ वो प्ले कर रहे हैं, तो या बच्चे को चोट लग गई
तो हम कहते हैं कि अच्छा आपको यहाँ से चोट लगी, अभी हम इसकी पिटाई करेंगे। होता है ना बच्चों के साथ, प्यार प्यार में हम ऐसे कहते हैं। अच्छा, मैंने खुद भी किया है अपने घर में छोटे बच्चों के साथ में, ये तो मुझे वही सीन याद आ रहा है कि चेयर से उसके पैर में लग गई तो हम चेयर की हम बहुत पिटाई करेंगे, देखो चेयर को खूब पिटाई लगाएंगे, चेयर को दर्द होगा, काइंड ऑफ थिंग जो हम बच्चों को प्यार से ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो उससे उनको ये लगने लगता है कि इन चीज़ों में भी जान है, मतलब अगर उसने मुझे चोट मारी है और अगर मेरे भाई बहन ने उसकी पिटाई लगा दी है तो उसको भी दर्द हो रहा होगा। तो ये वाली फीलिंग कहलाती है एनिमिज्म। इन्हें लगता है कि हर चीज़ में फीलिंग्स हैं, और कई बार वो ऐसा करते भी हैं, टेडी बियर की पिटाई लगा रहे हैं, मार रहे हैं, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने के लिए चीज़ों के ऊपर निकालते हैं, तो उनको लगता है इनको भी वैसे दर्द हो रहा होगा जैसे हमें होता है। एंड सेंट्रेशन, फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन वाइल इग्नोरिंग अदर्स। सेंट्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और ये तो होगी ही। बच्चा ये सोच ही नहीं सकता कि किसी चीज़ का मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो एज नहीं होती है। 2 से 6 तो बहुत छोटा टाइम है, तो इस फेज़ में बच्चा ये नहीं सोच पाता है। जैसे उसको ये पता है कि इस बॉटल से हम पानी पी रहे हैं, तो उसको लगता है बस पानी इसमें से निकाल के हम पी ही सकते हैं, हम उसका कोई और यूज़ नहीं कर सकते। अब ये मैंने काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, अभी अगले चाइल्डहुड की अगली स्टेज में बात होगी उसकी। लेकिन फ़िलहाल बच्चों के अंदर सेंट्रेशन की जो हैबिट होती है ना, वो हाई होती है, वो एक ही पॉइंट पर फोकस करते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपने काफ़ी सारे पॉइंटर्स को समझा, इनको लिखना है आपको बहुत अच्छे से, जैसे मैंने समझाया है उतनी अच्छे से लिखिएगा भी। आते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ। लैंग्वेज तो बहुत अच्छी हो जाती है, टू ऑनवर्ड्स बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है, बहुत अच्छे से बोलने लगता है। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं होता है। शुरुआत के दौर में बच्चा काफ़ी स्लो होता है लैंग्वेज पे, एक्विजिशन के फेज़ में होता है, जैसे हमने पिछली बार बात की थी। और एक्वायर करते करते वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते उसकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आने लगती है। उसकी एज के हिसाब से ही प्रोफिशिएंसी कहेंगे। वैसे तो जब आप अगली स्टेज में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, तो बच्चा बहुत सिंपलर बातें कर रहा था, तो ठीक है। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, धीरे धीरे प्रोफिशिएंसी आती रहती है। चिल्ड्रंस वोकेबलरी ग्रो ड्रामेटिकली फ्रॉम अबाउट 200 वर्ड्स एट एज 2 टू मोर देन 2000 वर्ड्स बाय एज 6। इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने भी लगते हैं, ग्रामर रूल्स को समझने भी लगते हैं। अच्छा, बच्चों का अगर सिलेबस देख लीजिए ना उठा के, तो हिंदी, इंग्लिश या आपकी तरफ कोई अगर वैसी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज अगर पढ़ाई जाती है, तो उसके बहुत ही हायर लेवल की बातें होती हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब हम बहुत छोटे थे, हमारे टाइम में कितना ईजी था चीज़ों को पढ़ना, लेकिन आज के स्टूडेंट्स के लिए वो इतने बड़े बड़े क्लासेस का कॉन्सेप्ट्स को छोटे क्लासेस में डाल दिया जाता है। तो खैर, एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के ऊपर बर्डन भी बन जाता है वो, और कई बार बच्चे कैच नहीं भी कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि हम हर बच्चा ईजिली उसे कैच कर लेता है। तो फिलहाल जनरली तो यही होता है कि बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं, बेसिक ग्रामर के रूल्स को समझने लगते हैं। एंड लैंग्वेज नॉट जस्ट टू एक्सप्रेस नीड्स बस ऑल्सो टू आस्क क्वेश्चन। जैसे उन्हें पता है कि किसी क्वेश्चन को पूछना है तो किस तरह से बात को कहना है, कोई बात बतानी है तो कैसे कहना है, ये सारा डिफरेंस भी वो समझने लगते हैं। किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना है तो कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे को उसकी थिंकिंग में, लर्निंग में और सोशल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही अंदर हम मेमोरी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये जो भी एक्शंस हैं ना, ये सब यहाँ से हो रहे हैं, दिमागी तौर से हो रहे हैं। तो जो भी सब चीज़ें हैं, देखिए लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है। वैसे तो हम लैंग्वेज को अलग भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज का डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ी फील्ड है, पर ये कॉग्निटिव में आता है। आपने देखा ही है, जो ये लैंग्वेज वाला पोर्शन है आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट ही है सेपरेटली, पर यहाँ इसीलिए हम यहाँ पर भी इसके अंदर में रख रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पॉइंटर्स हो गए। कहाँ थे हम? मेमोरी के पास थे। बच्चे मेमोराइज़ करना अच्छे से सीख लेते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को डेवलप करने लगते हैं धीरे धीरे। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी अच्छी होती है उनकी, जिससे वो अपने रूटीन को, चीज़ों को याद कर पाते हैं। अच्छा, हम लोग फिर भी किसी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाएंगे, बच्चे से पूछिए वो तुरंत बता देंगे, बड़ी जल्दी वो सारी चीज़ें बता देते हैं, तो मेमोरी अच्छी हो जाती है उनकी। फिर आगे बढ़ते हैं, अटेंशन और फोकस। यहाँ पे अटेंशन को फोकस करने की टेंडेंसी इंप्रूव होती है। बच्चे को आप किसी भी चीज़ पर लंबे टाइम तक टिका के रख भी पाएंगे। जनरली तो हम ये कहते हैं कि बच्चे का अटेंशन जल्दी डाइवर्ट होता है, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ में उसको इंगेज करने की स्ट्रेंथ रखते हैं तो बच्चा रुकेगा, यानी अटेंशन उसके अंदर अच्छे से देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे अटेंशन का स्पैन इंक्रीज़ होता है, और ये भी एज के साथ होता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि 2 साल और 6 साल में एक जैसा होगा, ऑब्वियसली वो नहीं होगा, तो कहने की कोई बात नहीं है। और क्या चीज़ें हम करते हैं जो हम दिमागी तौर पर करते हैं, जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इमेजिनेशन करना। तो बच्चे ट्रायल एंड एरर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को भी फॉलो करते हैं, मतलब वो करते रहेंगे, उन्हें नहीं पता है। कई बार तो उन्हें पता नहीं है कि वो ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, पर वो करते हैं चीज़ों को और फिर फाइनली कर लेते हैं। जैसे ये कहाँ देखने को मिलता है ट्रायल एंड एरर? आप उनको ब्लॉक वाला गेम दे दीजिए, पजल दे दीजिए, उसमें लग जाएंगे, वो करते रहेंगे, गलत करेंगे फिर सही करेंगे, थोड़ा रोने भी लगेंगे जब नहीं होगा उनसे, पर कोशिश करते रहते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमेजिनेशन उनकी काफ़ी हाई होती है।
इसके अलावा एमरजेंट लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिटरेसी और न्यूमरेसी के जो स्किल्स हैं वो उनको स्कूल के लिए रेडी करते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम्स भी बने हैं गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी, जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको हम FLN बोलते हैं, वो प्रोग्राम्स ये बच्चों को यही सिखाते हैं कि कैसे उनको बेसिक तौर पर फाउंडेशनल लेवल पर उनकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ हैं और लर्निंग की एबिलिटीज़ हैं, लैंग्वेज की एबिलिटीज़ हैं, वो डेवलप हो पाएँ। वो भी यही टाइम होता है जब हम बच्चे के अंदर उसको इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अब साइको सोशल डेवलपमेंट लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इसमें इमोशनल और सोशल दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इमोशनल लेवल पर बच्चा कैसे ग्रो करता है, सोशल पर कैसे करता है, वो कॉम्बिनेशन बन के जो हमारे सामने आता है, जिसमें साइकोलॉजिकल स्किल्स भी ऐड हो जाते हैं, वो साइको सोशल डेवलपमेंट कहलाता है अर्ली चाइल्डहुड में। तो साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एक फाउंडेशनल स्टेज है जो बच्चे को उसके सेल्फ का सेंस से इंट्रोड्यूस कराती है, इमोशनल अवेयरनेस कराती है और सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करती है। एरिक एरिक्सन ने इसको 3 से 6 में डिवाइड किया है, जैसे हमने अभी देखा 2 to 6 हम लेके चल रहे थे, पर वो कहते हैं कि 3 से 6 का जो फेज़ होता है उसमें बच्चा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज में आता है। क्या होती है अभी पढ़ेंगे, जहाँ पे बच्चे जो हैं अपने आप को और भी ज़्यादा एनवायरनमेंट में एक्टिवली असर्ट करने लगते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इसका एक मेन हाईलाइट है साइको सोशल स्टेज का, तो जब भी आप लिखें इसे मिस ना करें, ये ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिकम इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट एंड ईगर टू टेक इनिशिएटिव वेदर थ्रू इमेजिनेटिव प्ले, आस्किंग क्वेश्चंस और अटेम्प्टिंग न्यू टास्क। यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। व्हेन देयर एफर्ट्स आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी भी बच्चे को कुछ भी करने पर मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, तो उससे लगेगा मैंने अच्छा किया है और वो और बेहतर करने की कोशिश करेगा। अब जब वो बेहतर करने की कोशिश करेगा तो वो इनिशिएटिव लेने लगेगा उस जिस काम को उसने आज अच्छा किया। अब उसको लगेगा कि ये तो मैं अच्छा कर लेता हूँ, आई हैव बीन अप्रेज्ड फॉर दिस। तो नेक्स्ट टाइम जब वो सिमिलर सिचुएशन में होगा उस काम को वो खुद से ही करना चाहेगा। बट अगर उसको हम एम्बैरस करा देंगे तुमसे नहीं हो रहा है, तो बच्चा है वो बहुत छोटा है, वो घबरा जाएगा, उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि मुझसे नहीं हो सकता, डिस्करेज कर देना। लेकिन अगर हम उसको काम के लिए उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, पनिश करेंगे, तो उसके अंदर गिल्ट आ सकता है, जिससे वो सेल्फ डाउट में आ जाएगा, हेजिटेट होने लगेगा। आप सोचिए वो लोग जो एक लेटर एज में आकर कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, अपनी बात नहीं कह पाते, उन सब ने इस तरीके के एक्सपीरियंसेस चाइल्डहुड में लिए हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे ऐसी हो गई कि अब वो कहीं नहीं बोल पाते। उनको बोलते वक्त घबराहट होती है, उन्हें लगता है कि हमने कुछ बोला तो वो गलत हो जाएगा। तो ये जो स्टेज है ना इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की, उन्हें भी नहीं पता, पर इस फेज़ में उन्होंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। तो ये सब इस वजह से होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी, आज मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया है, वो मैं कंटिन्यूस चलती जा रही हूँ। तो मैं छोटा सा ब्रेक तो क्या, बस एक वाटर का सिप ले लेती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूएशन हो जाता है लंबा, तो ध्यान देना चाहिए खुद ही। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी, आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना साइको सोशल में, वो एकदम डिफरेंट है। वो किन किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो पर्सन की खुद की आइडेंटिटी से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, जिन्हें आप कहाँ डालेंगे, इमोशनल में अलग से नहीं डाल सकते। मतलब दे आर ए कॉम्बिनेशन, जो सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सबका मिक्सचर है, वही साइको सोशल डेवलपमेंट है। Children begin forming a clearer sense of identity, describing themselves based on observable trait and abilities. बच्चा अपने अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे खुद को डिफाइन करता है। जैसे मैंने नोटिस किया है, काफ़ी छोटे बच्चे जो इस एज में होते हैं, अगर उनको बहुत अप्रेज किया जाता है, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, और उनके अलावा, उन्हें बताने के अलावा उनके ही सामने किसी और कोई चीज़ बताई जाती है, माई डॉटर लुक्स वेरी प्रिटी, शी, उसके ऊपर जो भी ड्रेस होना बहुत सुंदर लगती है, या बेटे के बारे में ऐसी बात की जाती है, तो बच्चा वो सुनकर अपने बारे में एक थॉट डेवलप कर लेता है कि मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, या मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होता है। उनकी आइडेंटिटी क्या है, उन्हें लगता है कि जो मेरे सब आसपास खड़े हैं मैं सबसे सुंदर हूँ। खैर ये होना भी चाहिए। तो बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट इसी तरीके से डेवलप होता है। दे स्टार्ट टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम अदर एंड रिकॉग्नाइज देयर यूनिकनेस, जिससे धीरे धीरे उनकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होनी शुरू होती है। इमोशनल एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन की बात करें तो धीरे धीरे इमोशनल भी डीपन होने लगते हैं। अपनी बातों को कहने में वो अपने डिफरेंट इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे खुश हो जाएंगे, एंग्री हैं, सैड हैं,
हर तरीके के इमोशन को वो आइडेंटिफाई भी करते हैं। उन्हें ये पता है कि अगर मेरे 10 बार सवाल पूछने पर मम्मी आंसर नहीं कर रही है तो मतलब मम्मी गुस्सा है, मतलब अभी मुझे शांत रहना चाहिए। ये सारे इमोशंस को वो आइडेंटिफिकेशन भी कर लेते हैं। अब आप देखिए, हम यहाँ इमोशन की भी बात कर रहे हैं और दिमागी समझ की भी बात कर रहे हैं कि बच्चा ये समझ रहा है कि इमोशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसीलिए साइकोसोशल में, ठीक है। इमोशनल रिएक्शन को रेगुलेट भी कर लेते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि यहाँ ज़्यादा हम ना करें, हमारी पिटाई लग सकती है। बच्चे के अंदर समझ आने लगती है और वो इमोशन को उसी हिसाब से डेवलप करता है। इमोशन कोचिंग फ्रॉम केयर गिवर्स एक्नॉलेजिंग फीलिंग एंड गाइडिंग चिल्ड्रन एंड एक्सप्रेसिंग देम कंस्ट्रक्टिवली इज़ अ की टू हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट। तो बच्चे के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो जैसा भी उसके संग इमोशनल बिहेवियर किया जाएगा उसके हिसाब से वो भी रिएक्शन देगा। बच्चा सोशल रोल्स और जेंडर आइडेंटिटी को भी अंडरस्टैंड करता है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, प्ले के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे को समझ में आ जाता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा रोल क्या है इस सोसाइटी में या जहाँ पर भी है। और वो अडल्ट का बिहेवियर इमिटेट भी करते हैं और जेंडर टिपिकल प्ले पैटर्न को भी फॉलो करने लगते हैं, राइट। इसके बाद आता है, अच्छा ये एक लाइन है कि बाय अराउंड एज 5 और 6 मोस्ट चिल्ड्रन हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर जेंडर। बहुत क्लियरली वो समझने लगते हैं दैट आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल। मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो मॉरल डेवलपमेंट में बच्चों के अंदर राइट वर्सेस रॉन्ग, एम्पैथी, ये सब वैल्यूज़ स्कूल एजुकेशन के थ्रू भी डाले जाते हैं और फैमिली के थ्रू भी मिलते हैं। तो जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट से रिसीव करते रहते हैं थ्रू मॉडलिंग, स्टोरी टेलिंग, जो भी मॉरल थीम्स होती हैं उनके थ्रू उनके अंदर मॉरल डेवलपमेंट भी होने लगता है। अडल्ट्स और पीयर्स के संग उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ट्रस्ट और सोशल कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो उन्हें पता होता है कि कैसे हमें लोगों के बीच बिहेव करना है। तो कुल मिला के साइकोसोशल डेवलपमेंट जो है वो एसेंशियल है एक हेल्दी पर्सनैलिटी फॉर्म करने में, और साइकोसोशल डेवलपमेंट ही अच्छे से होता है जब तभी आगे चल के हम वो बिहेवियर पर्सन के अंदर पर्सनैलिटी में देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में कुछ डेवलपमेंटल हजार्ड्स भी होते हैं, यानी ये जो हमने अभी तक बातें करी, कहीं कहीं पर मैंने ऐसे भी पॉइंटर्स रेज किए, जैसे कि एक गुस्से वाला एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा जो है वो क्लास में फिर कह दिया था कि नहीं उसके कॉजेज़ पे भी बात नहीं करेंगे। इसी तरीके के तमाम ऐसे रीजंस हैं, तमाम ऐसे हजार्ड्स हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं। अब वो हर एक लेवल पर देखने को मिलेंगे, फिजिकल पे, इमोशनल पे, कॉग्निटिव, हर लेवल पे देखने मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिजिकल हजार्ड्स में हम बात करें तो यंग चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस एंड फिजिकली एक्टिव, लेकिन उन्हें किसी भी डेंजर की फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब जैसे वो किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड तो हैं, बॉडी में एनर्जी तो बहुत है, पर हमने देखा है यही छोटे बच्चे जो हैं कई बार आयरन को टच कर दिया, ध्यान नहीं दिया, अवेयर नहीं है, उनके अंदर उतना भी फिजिकल एक्टिव होने के बावजूद उतना सेंस नहीं है कि हम इस काम को अगर ऐसे कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग पर वो थोड़ा लैक करते हैं। अगर बच्चे की इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और पुअर हाइजीन है तो हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी हो जाएंगी। ये बात पहले हुई थी बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल हजार्ड्स कि अगर न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो ही बच्चे की ग्रोथ होगी, हमने इस तरह से बात की थी। पर यहाँ एज अ हजार्ड हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला है तो इम्यूनिटी वीक होने लगेगी, वो जल्दी बीमारियों को कैच करने लगेगा और ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी विच नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। इमोशनल और सोशल हजार्ड, इमोशनल सिक्योरिटी इज़ अ फंडामेंटल इन अर्ली चाइल्डहुड। जो अच्छी इमोशनल सपोर्ट जिनको मिलेगी उन्हीं की हम सेल्फ इस्टीम हाई देखेंगे, लेकिन क्या ऐसा सबके साथ होता है? जब हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की तो हम उन्हीं पॉइंटर्स पे बात करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बच्चे को उतने अच्छे तरीके से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती है। यही तो वजह है कि आगे चलकर हर बच्चा अलग अलग इंडिविजुअली डिफरेंट होता है एक दूसरे से। एंग्जाइटी शो साइन ऑफ सोशल विड्रॉल, एक्सपोजर टू हार्श डिसिप्लिन, नेग्लेक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन पे डिफरेंस लाएगा, जिसकी वजह से बच्चा सोशली भी उतना क्लोज नहीं होगा। ये वही बच्चा है जो क्लास में ना टीचर से अच्छे से बात कर रहा था ना ही बच्चों के साथ में। कॉग्निटिव हजार्ड्स में क्या होगा कि कॉग्निटिव हजार्ड्स में तो आजकल बहुत सारी चीज़ें में देखने को मिल रही है, जैसे बच्चे स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे उनके स्पैन ऑफ अटेंशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आने लगा है। वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो रुकना नहीं चाह रहे हैं एक चीज़ पर। तो ये सारे जो कॉग्निटिव हजार्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एनरिचिंग एनवायरनमेंट उन्हें नहीं मिलता, मोबाइल में ही ज़्यादा लगे रहते हैं जबकि उन्हें बुक से पढ़ना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का उनके ऊपर फ़र्क आता है। लिमिटेड एक्सपोजर टू कॉन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ इन सब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को डिले करती हैं। एनवायरमेंटल हजार्ड्स भी हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो अगर बच्चा पॉवर्टी में है, अनसेफ नेबरहुड में है, तो उसको मल्टीपल रिस्क रह सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के रिलेटेड इशू हो सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा ये भी होता है कि कोई एक अच्छे वेदर, अच्छे क्लाइमेट में रहने वाला और एक पोल्यूशन वाली सिटी में रहने वाला बच्चा, उसकी भी हेल्थ में फ़र्क देखने को मिलेगा।
तो एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स वो भी हो सकते हैं। बिहेवियरल हज़ार्ड्स क्या हो सकते हैं? पेरेंटिंग स्टाइल, कैसे किस तरीके का बिहेवियर उसको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कैसा वो परसीव कर रहा है, क्योंकि बच्चा तो इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा, तो जैसा बिहेवियर उसके सामने आएगा वो उस तरीके से बिहेव करेगा। डेवलपमेंटल डिलेज भी होते हैं, जैसे कि स्पीच में डिले होना। अब इन सब के रीज़न जो हैं वो ज़रूरी नहीं है दुनिया में आके किसी की वजह से हो, उसके जेनेटिक रीज़न भी हो सकते हैं। बच्चे के जो डेवलपमेंटल डिलेज हैं उनकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो कंक्लूड करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड जो है उसमें काफ़ी सारे ऐसे हमें हज़ार्ड्स देखने को मिलते हैं जिनको हम अगर पर्टिकुलरली देखें तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। मोटर डेवलपमेंट के टाइप्स की बात करते हैं। मोटर डेवलपमेंट, ये टॉपिक तो मैं आपको एक्चुअली कई बार बता चुकी हूँ, तो यहाँ फास्ट लूँगी कि मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोग्रेशन ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़। ये है एक बात समझने वाली कि यहाँ पर हम उन स्किल्स की बात करते हैं जो हमारे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं। इन्फेंसी से चाइल्डहुड होते हुए आगे बढ़ते हुए मोटर स्किल्स बेहतर होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना, नर्वस सिस्टम मैच्योर होता है, बच्चे भी एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना उतनी तेज़ी से सीखते हैं। दो तरीके के होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर को आप इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। जैसे स्किपिंग करना, साइकिलिंग करना, ये सब चीज़ें क्या हैं जिसमें लार्ज मसल्स का यूज़ होता है, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम। फाइन मोटर स्किल में स्मॉल मसल्स का यूज़ होता है, जिसमें आप देखेंगे पेंटिंग करना, लिखना, ये सारी चीज़ें फाइन मोटर स्किल में आते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल में लार्ज मसल ग्रुप का यूज़ होता है, कंट्रोल मूवमेंट होते हैं, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग। ये सब ये सारे जो स्किल है ये बच्चों को बैलेंस मेंटेन करने में, कोऑर्डिनेशन में, बॉडी पोस्चर में हेल्प करते हैं, राइट। और फाइन मोटर स्किल जो होते हैं वो स्मॉल मसल मूवमेंट होते हैं, जो कि हैंड्स, फिंगर्स, इनसे ज़्यादातर होता है। जैसे सुई को उठाकर लाना तो हो गया एक ग्रॉस मोटर स्किल, लेकिन उस सुई में धागा डाल पाना वो हो जाएगा फाइन मोटर स्किल। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस पूछा गया है, तो मैं आपको एज अ होमवर्क एक वर्क दे रही हूँ जिससे आपको इसको पढ़ना है, आप समझ पाएंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा थ्रोट से सफ़र कर रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ कि ना हो प्रॉब्लम, मतलब मैं कवर कर पाऊँ वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा गिव अप वाली सिचुएशन तक आ चुकी हूँ इससे पहले कि बिल्कुल आप यहाँ आपको वीडियो म्यूट में देखने को मिले। उससे अच्छा है कि ये आपको ही वर्क दे देती हूँ। ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन के पॉइंटर्स हैं, सिंप्लीफाइड है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। जो बातें ऊपर हमने पढ़ी हैं उन्हीं को समराइज़ करना है। अगर एग्जामिनेशन में ये आ जाए 10 मार्कर में तो प्लीज़ ऐसे ही लिख कर आइएगा। पॉइंटर्स ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोऑर्डिनेशन टाइप क्या है, एग्जाम्पल, मसल मूवमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंटल पैटर्न क्या होता है, आराम से लिख लेंगे आप, है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर आकर हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये छोटा सा होमवर्क मेरी तरफ से, खुद से पढ़िएगा, नोट से आप पढ़ ही रहे हैं, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।